मेरे लिए वह दिन किसी खुशी से कम नहीं था जब मुझे एक बैंक में चौकीदार की नौकरी मिली थी। खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं अब अपने माँ-बाप का सहारा बनूंगा और अपनी बहन को खूब पढ़ाऊंगा। मेरा नाम विक्रम है और मैं दिल्ली जैसे खूबसूरत शहर का रहने वाला हूँ। मेरी एक ही लाडली बहन है जिसका नाम सौम्या है। क्योंकि सौम्या मुझसे छोटी थी, इसी वजह से वह माँ पिताजी की और मेरी लाडली थी। मेरी तो उसमें जान बसती थी। सौम्या ने इंटरमीडिएट की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। क्योंकि सौम्या पढ़ाई में एक होशियार लड़की थी, इसलिए वह आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन घर के हालात इस बात की परमिशन नहीं देते थे। उन दिनों मैं भी घर में खाली बैठा था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे बड़ी मुश्किल से हमारे घर के खर्चे पूरे होते थे। घर के हालात को देखते हुए सौम्या ने आगे की पढ़ाई न करने का फैसला किया था। लेकिन मैं जानता था कि वह आगे पढ़ना चाहती है। इस बारे में मैंने पिताजी से बात की तो वह बोले कि इतना पढ़कर क्या करेगी? आखिर में करना तो घर के काम-काज ही है ना। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का पता किया तो एडमिशन फीस 10,000 थी। मैंने अपने दोस्तों से 10,000 रुपए उधार लिया और सौम्या से बोला कि तैयार हो जाओ। तो वह बोली भैया कहाँ जाना है? मैंने कहा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने उसे बताया कि आज कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाने चलते हैं। तो वह बोली भैया एडमिशन फीस कहाँ से आएगी? पिताजी ने तो मना कर दिया है कि जितना पढ़ लिया है उतना काफ़ी है। तो मैं बोला तुम फ़िक्र ना करो, मैं पिताजी से खुद ही बात कर लूँगा और मैंने एडमिशन फ़ीस का बंदोबस्त भी कर लिया है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं। जब मैं काम पर जाने लगूँगा तो उन्हें दे दूँगा। तुम बस कॉलेज जाने की तैयारी करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। मैं तुम्हें बहुत ऊँचाइयों पर देखना चाहता हूँ। तो मैं बोली, नहीं भैया, मैं पिताजी की अनुमति के बगैर कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगी। रात को जब पिताजी आए तो माँ ने उन्हें खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मैं पिताजी के पास चारपाई पर बैठ गया और बोला, पिताजी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो वह बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सौम्या का कॉलेज में एडमिशन करा दूँ। आप चिंता ना करें, मैंने फीस का बंदोबस्त कर लिया है। आप जानते हैं कि सौम्या को पढ़ने का कितना शौक है। मैं नहीं चाहता कि वह घर के हालात की वजह से अपनी इच्छाओं का गला घोट दे। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी हर इच्छा को पूरा करूँ और मैं इसकी यह इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। तो पिताजी बोले, देख लो विक्रम बेटा, पिताजी ने जेब से निकालकर मुझे कुछ पैसे दिया तो मैं बोला, पिताजी मेरे पास पैसे हैं, यह आप अपने पास रख ले। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ले लूँगा। मैं फ़ौरन सौम्या के पास गया और उससे कहा, सुबह तुम तैयार रहना, क्योंकि मैंने पिताजी से अनुमति ले ली है। उन्हें तुम्हारे कॉलेज जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर सौम्या बहुत खुश हुई। मैंने उसे तंग करने के लिए कहा, देखो तो खुशी से मारे कितनी मोटी हो गई हो। तो वह चिढ़ गई और मुझसे नाराज़ होते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह मैं सौम्या को साथ लेकर कॉलेज गया। उसका एडमिशन करवाने के बाद हम वापस घर आ रहे थे तो सौम्या बोली, भैया मुझे पिज़्ज़ा खाना है। हम लोग पिज़्ज़ा की दुकान पर रुके। मैंने वहां पहुंचकर उस दुकान वाले से कहा, भैया जरा 2 पिज़्ज़ा पैक कर दो। तो सौम्या बोली, नहीं भाई, घर पर जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। हम लोग यहीं बैठकर खा लेते हैं। तो मैं उसे लेकर दुकान के अंदर चला गया, जहाँ टेबल लगे हुए थे। हम दोनों एक टेबल के पास में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों पिज़्ज़ा खाने में व्यस्त थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। जब मैंने बराबर में पड़े टेबल की तरफ नज़र दौड़ाई, तो उधर कुछ गुंडे नशे की हालत में सौम्या पर कुछ कमेंट पास कर रहे थे। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए उठा तो सौम्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, इन जैसे लोगों के मुँह नहीं लगते। चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं उस समय इतने गुस्से में था कि अगर सौम्या मुझे ना रोकती तो शायद मैं उनका खून कर देता। क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में इस तरह के शब्द जो वह लोग बक रहे थे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि अगर मेरी जगह कोई और भाई भी होता, तो कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सौम्या को घर छोड़कर दोस्तों से मिलने का बहाना करके उसी पिज़्ज़ा पॉइंट पर गया, लेकिन मुझे वहाँ पर गुंडे नहीं मिले। उसके 2-3 दिन बाद सौम्या का कॉलेज शुरू हो गया। मेरी रोज़ की रूटीन थी कि मैं सुबह सौम्या को कॉलेज छोड़कर आता और छुट्टी के टाइम लेने के लिए चला जाता। एक दिन छुट्टी के समय मैं सौम्या को लेने के लिए जब कॉलेज गया,
तो मैंने उन गुंडों में से एक को कॉलेज के बाहर देखा था। लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़कियों की भीड़ थी, इसलिए मैं सौम्या को लेकर घर आ गया। अगले दिन सौम्या को कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि आज छुट्टी से पहले सौम्या के कॉलेज के बाहर जाऊंगा। अगर मुझे वही गुंडा दिखाई दिया तो मैं उसकी खूब धुलाई करूंगा। सौम्या को कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने कहा कि एक जगह काम के लिए एक हेल्पर की जरूरत है, तुम वहां पता कर लो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज ही जाना पड़ेगा। यह ना हो कि वह किसी और को काम दे दे। मैं उधर से सीधा काम का पता करने के लिए चला गया। मुझे टाइम का पता ही ना चला। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से सौम्या को लेने के लिए चला गया, क्योंकि मैं पहले से लेट हो गया था। सौम्या की छुट्टी तो 1 बजे होती थी और अब तो 2 बज गए थे। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो यह देखकर मेरे गुस्से की हद न रही कि उन गुंडों में से एक लड़का, जिसका नाम रितेश था, सौम्या के पास खड़ा बातें कर रहा था और सौम्या इस कदर घबराई हुई थी कि उसके पसीने छूट रहे थे। मैंने उस लड़के को उसके कॉलर से पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। बदले में वह भी मुझे मारने लगा। सौम्या उसके हाथ जोड़ने लग गई थी कि भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। वह बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं इसे हासिल कर कर ही रहूंगा। मैं इसे तब से पसंद करता हूँ जब मैंने इसे पिज्जा पॉइंट पर देखा था। मैं बोला, अपनी जुबान बंद रखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तो वह बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनफैक्ट इस शहर में कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सर से खून बह रहा था और उनको देखकर सौम्या पागल हो रही थी। वह मुझे बड़ी मुश्किल से खींचते हुए घर ले गई। घर जाते ही उसने मेरे सिर पर दवाई लगाई। माँ भी मेरी चोट देखकर परेशान हो गई। मैंने सौम्या को सख्ती से मना कर दिया कि इस बारे में पिताजी को कुछ भी न बताए। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद सौम्या दूध में हल्दी डालकर मेरे पास लेकर आई, तो मेरे आगे दूध का गिलास रखते हुए वह बोली, भैया मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए। और फिर वह किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता है। हम गरीब लोग उन जैसे अमीरों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि मैं कॉलेज छोड़ दूँ। मेरा एक ही भाई है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो मैं बोला, तुम क्यों कॉलेज छोड़ोगी? आज उसकी धुलाई कर दी है, तो देखना कल वह नहीं आएगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है। चलो जाकर पढ़ाई करो। मैं कुछ देर आराम करने के लिए अभी लेट ही रहा था कि दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक होने लगी। इससे पहले कि मैं उठता, माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला था। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया तो मेरे सामने हथियार लिए 4 आदमी खड़े थे। उनके पीछे से एक मोटा आदमी आया और मुझसे बोला कि तुम्हारा ही नाम विक्रम है? तो मैं बोला, जी हाँ। तो वह कहने लगा, तुमने मेरे बेटे के साथ मारपीट करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों का इस शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा। इतनी देर में पिताजी भी दुकान से आ गए। तो वह आदमी पिताजी से बोला, अपने बेटे को संभाल कर रखो। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जिस चीज पर मेरे बेटे ने हाथ रखा हो और वह उसे ना मिला हो। तो मैं बोला, वह चीजें थी और यह मेरी बहन है। मेरे होते हुए यह नामुमकिन है और मैं बिल्कुल भी अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं करूंगा जो आवारा और शराबी हो। तो वह बोला, मैं यह तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। मैं बस यह बताने आया हूँ कि अगर आप लोग इज्जत से यह रिश्ता स्वीकार करेंगे तो ठीक है, वरना तो हमें दूसरा तरीका भी अपनाना आता है। वह आदमी हमें धमकी देते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सौम्या ने पिछले दिनों में हुई घटनाओं के बारे में माँ पिताजी को सब बता दिया था। पिताजी मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं पहले से ही मना करता था, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं मानी। तुम नहीं जानते, यह आदमी और उसका बेटा इस शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं। किसी दूसरे की जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं और बहुत से लोगों की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर चुके हैं। मैं बोला, पिताजी मेरे होते हुए कोई मेरी बहन की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता। पिताजी बोले, अच्छा जाओ जाकर आराम करो, सुबह देखते हैं क्या करना है। अगली सुबह सौम्या कॉलेज जाते हुए बहुत घबरा रही थी। तो मैं उससे बोला, तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बस तुम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई पर ध्यान दो और सब कुछ अपने भाई पर छोड़ दो। इस बात को काफी दिन गुजर चुके थे। उसके बाद ना तो मैंने उस लड़के को कॉलेज के बाहर देखा और ना कोई हमारे घर पर आया था। मैंने सोचा कि यह लोग इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने नोट किया था कि पिताजी कुछ परेशान रहने लगे थे।
आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि पिताजी आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या कोई परेशानी वाली बात है? तो वह बोले नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारे काम की चिंता है। इस सिलसिले में मैंने मुंबई में तुम्हारे ताऊ से बात की है। वह कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर वह काम का पता करके बता देंगे। मैं बोला पिताजी आप चिंता ना करें, मैं इधर ही काम देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर ही काम मिल जाएगा। और फिर अगर मैं मुंबई चला गया तो मेरे बाद आप लोगों को कौन देखेगा? और सौम्या को भी कॉलेज छोड़ना और फिर लेकर आना होता है। तो पिताजी बोले तुम सौम्या की फिक्र ना करो, मैं खुद ही उसे छोड़ने भी जाया करूंगा और लेकर भी आया करूंगा। इससे पहले मैं कुछ बोलता पिताजी बोले अभी काम तो मिलने दो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर तो काम मिलने से रहा, अगर यहाँ पर मिलना होता तो कब का मिल गया होता। 3 दिन के बाद ताऊ का फोन आया और वह पिताजी से बोले कि विक्रम को आज ही भेज दो। पिताजी बोले क्या काम मिल गया है? ताऊ ने कहा कि बैंक में एक चौकीदार की जरूरत है, अगर आप ठीक समझो तो विक्रम को वहां से रवाना कर दो। और इस तरह मैं दिल्ली से मुंबई चला गया। वहां मैं ताऊ के ही घर पर रहता था। सुबह होते ही नौकरी पर जाता और शाम को घर लौटता। ड्यूटी के दौरान पता ही नहीं चलता था कि कब शाम हो गई। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजरता था। बैंक में रविवार और शनिवार की छुट्टी होती थी। पिताजी ने जल्दी जल्दी घर आने से मना किया था। बोले कि अगर तुम हर महीने घर आया करोगे तो जो कमाओगे वह किराए में ही लग जाएगा, और तुम्हारा हर महीने घर आना ठीक नहीं है। मैंने हामी भरते हुए कहा कि जी पिताजी, जैसा आपकी मर्जी मैं वैसा ही करूंगा। अभी मुझे मुंबई आए हुए 2 हफ्ते ही हुए थे कि पिताजी ने फोन पर मुझे बताया कि हमने सौम्या का रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे यह बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि सौम्या अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वह बहुत छोटी थी, वह बस पढ़ना चाहती थी। मैंने पिताजी से कहा पिताजी इतनी जल्दी आप सौम्या की शादी ना करें, फिर वह अभी छोटी है। तो पिताजी बोले लड़कियों की शादी इस उम्र में हो जानी चाहिए, और फिर इतने अच्छे घराने से रिश्ता आया है कि मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकता। और फिर ऐसे रिश्ते रोज रोज दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बेटी से रिश्ता किया। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। वैसे भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अभी इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि दोबारा पिताजी का फोन आया। उन्होंने बताया कि सौम्या की शादी की डेट फिक्स हो गई है। यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे बगैर ही सौम्या का रिश्ता देखकर उसकी शादी की तारीख भी माँ पिताजी ने तय कर ली, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता बेटा था और सौम्या का इकलौता भाई था। वह मेरी लाडली बहन थी। मैंने पिताजी से कुछ भी ना कहा। पिताजी बोले शुक्रवार के दिन सौम्या की शादी है, कोशिश करना कि शादी में शामिल हो सको। मैं बोला जी पिताजी, मैं जरूर आऊंगा। यह भी भला कोई कहने वाली बात है? 1 हफ्ता पहले ही मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी। छुट्टी के लिए मैंने बहुत भाग-दौड़ की, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नौकरी छोड़कर घर चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे यह नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मैंने फ़ोन करके पिताजी को बताया कि पिताजी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो पिताजी बोले, "कोई बात नहीं, जब छुट्टी मिलेगी तब आ जाना, लेकिन नौकरी छोड़ने का सोचना भी मत।" क्योंकि मैंने सौम्या की शादी के लिए बहुत सारा उधार रखा हुआ है, जो तुम्हें और मुझे मिलकर चुकाना है। अगर तुम वह नौकरी छोड़ दोगे तो फिर दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल होगा, और तुम यह की चिंता मत करो, यहाँ पर मैं हूँ ना, मैं सारे इंतजाम देख लूंगा। मैं हैरान था कि पिताजी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सकता था। क्या मेरी बहन विदाई के समय मेरे साय से वंचित रहेगी? क्योंकि हर बहन बेटी की इच्छा होती है कि वह अपने भाइयों और बाप के साए में विदा हो। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं इस शहर में नौकरी के लिए आया ही क्यों था। ताऊ जी और ताई जी और उनकी पूरी फैमिली शादी में शामिल होने के लिए गई हुई थी। एक मैं ही बदकिस्मत भाई था जो अपनी बहन की शादी में शामिल ना हो सका। शादी शुक्रवार के दिन हो गई। मेरी छुट्टी शनिवार और रविवार की थी। मैंने सुबह-सुबह अपना कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखा और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी, तो दरवाज़ा माँ ने खोला। मुझे देखकर माँ के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों ही झलक रहे थे। मैंने माँ के पैर छूने के बाद, यह जानते हुए भी कि सौम्या की शादी हो चुकी है, उसे पागलों की तरह घर में ढूंढने लगा था। मुझे ऐसे सौम्या को ढूंढते हुए देखकर माँ बोली, बेटा तू जानता है ना कि तेरी बहन की शादी हो चुकी है और वह इस घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई है। मुझे सौम्या के बगैर घर बहुत खाली खाली लग रहा था।
मैंने सोचा कि मैं पिताजी से अनुमति लेकर सौम्या से मिलने के लिए चला जाऊं। दोपहर के समय जब पिताजी दुकान से खाना खाने के लिए घर आए, तब मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मैं सौम्या से मिलना चाहता हूँ। सौम्या के बगैर मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। तो पिताजी घबराकर बोले, बेटा तुम वहाँ क्या लेने जाओगी? जब सौम्या इधर आएगी तो उससे मिल लेना। वह बहुत अमीर परिवार में गई है और तुम एक चौकीदार की नौकरी करते हो। ये ना हो कि तुम्हारा वहाँ जाना उन लोगों के लिए अच्छा ना लगे और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का घर खराब हो। पिताजी की यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या चौकीदार की बहन होना कोई जुर्म है कि उसकी वजह से उसकी बहन को अपने भाई से मिलने भी ना दिया जाए। मैंने पिताजी से सौम्या के घर का पता मालूम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके घर का कोई पता ना मिला। आखिरकार 2-3 दिन घर में गुजारने के बाद मैंने अपना सामान बांधा और मुंबई को रवाना हो गया। जब मैं मुंबई गया तो मुझे मालूम चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी वजह यह थी कि मैंने एक छुट्टी की बजाय 3 छुट्टियां की थी। जब मैं बैंक से वापस ताऊ के घर लौटा तो ताऊ जी भी गुस्से में थे। वह बोले, मैंने नौकरी बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ढूंढी थी और तुमने इसे भी हाथ से गंवा दी है। मैंने ताऊ से कहा, आपके तो बहुत जानने वाले हैं, मेरा किसी और काम का बंदोबस्त कर दो। अगर मुझे काम ना मिला तो पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। तो बोले, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। मुझे ताऊ के घर खाली बैठे हुए 1 हफ्ता हो गया था, तो मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने मुझे बताया कि वह जिस फैक्ट्री में काम करता है, वहां पर कुछ लोगों की जरूरत है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। उस ताऊ घर पर उस वक्त ताऊ घर पर नहीं थे। मैंने ताई से परमिशन ली कि ताऊ को बता देना, मुझे काम मिल गया है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैंने वहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ ली और घर आ गया। घर आते ही मैंने अपना बैग रखा और अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। मेरा दोस्त मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गया। उसने मुझे अपने मालिक से मिलवाया, तो मुझे वहां पर काम मिल गया। नौकरी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत खुश था कि मुझे अपने शहर में काम मिल गया है और मुझे अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन से मैंने फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री का नियम यह था कि हफ्ते में 6 दिन काम करना होता और 1 दिन छुट्टी होती। मुझे घर आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन जब मैं घर आता तो मुझे घर काट खाने को दौड़ता था। घर में जैसे रौनक बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मुझे सौम्या की बहुत याद आती, लेकिन मैं जब भी पिताजी से सौम्या से मिलने की बात करता, तो वह मेरी बात को टाल देते कि जब बेटियों की शादी कर ले देते हैं, तो रोज रोज उनके घर जाना अच्छा नहीं होता। मैं पिछले दिनों में सौम्या से लेकर मिलकर आया हूँ और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। एक दिन मैंने पिताजी से छुपकर सौम्या के घर का पता मालूम कर लिया, तो मुझे उसके घर का एड्रेस मिल गया। मैंने छुट्टी वाले दिन सौम्या के घर जाने का फैसला किया। छुट्टी वाले दिन मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर मिले हुए पते पर पहुंचा। मैं बहुत खुश था कि आज मैं अपनी बहन से मिलूंगा, क्योंकि अपनी बहन को देखे हुए मुझे 1 महीने से भी ज्यादा गुजर चुका था। जब मैं सौम्या के घर के सामने पहुंचा तो गेट पर 2 हट्टे-कट्टे गार्ड खड़े थे। घर बहुत आलीशान और खूबसूरत था। मैंने दिल में सोचा, मेरी बहन कितनी भाग्यशाली है जो इस आलीशान बंगले में रहती है। मैंने दिल में सोचा कि पिताजी सच कह रहे थे कि सौम्या बहुत अमीर परिवार में गई है और महारानी वाली जिंदगी गुजार रही है। जब मैं अंदर जाने लगा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने उनको बताया कि मैं सौम्या का भाई हूँ और उससे मिलने के लिए आया हूँ। तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं मेन दरवाजे से अंदर एंटर हुआ तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यह घर तो उस गुंडे का है और वह गुंडा कोई और नहीं, मेरी बहन का पति है और मेरी बहन उसके पैरों की मालिश कर रही थी। जब सौम्या की नजर उस पर पड़ी तो उसने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और भागते हुए आकर मेरे सीने से लग गई। मेरी बहन का पति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, ताने करते हुए बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके रहूंगा। देख लो, मैंने अपना कहा सच कर दिखाया और तुम कुछ भी नहीं कर सके। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे अब कुछ कुछ समझ आने लगा कि क्यों मुझे दूसरे शहर भेजा गया था और पिताजी क्यों मुझे सौम्या से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी बहन का सर पर आशीर्वाद देते हुए वापस घर लौट आया था। घर आकर मैं बहुत रोया था। माँ ने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा, आप लोगों ने सौम्या के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों उस गुंडे के साथ उसकी शादी कर दी? पिताजी यह सब सुन रहे थे। कमरे से बाहर आए और बोले, बेटा हमने जो भी किया है ठीक किया, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हम अपने बेटे को खो देते। जिस दिन वह लोग हमारे घर आए थे, उसके अगले दिन वह मेरी दुकान पर भी आए थे
और मुझे उन्होंने यह धमकी दी थी कि अगर मैंने सौम्या की शादी उनके बेटे के साथ नहीं करवाई, तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें खोने के डर से सौम्या की शादी उनके बेटे से कर दी, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता, तो सच में वह तुम्हें कोई न कोई नुकसान ज़रूर पहुँचाते। हम बुढ़ापे में जवान औलाद का दुःख नहीं सह सकते थे, इसलिए मैंने ठीक यही समझा कि सौम्या की शादी उस लड़के से कर दूँ। शादी के बाद सौम्या एक बार घर आई थी। उसने बताया कि उसके ससुराल वाले और उसका पति उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने कहा, पिताजी आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि सौम्या वहाँ खुश नहीं है। और फिर वहाँ शहर के मशहूर बदमाश गुंडे हैं। वह कैसे किसी की बहन-बेटी को खुश रख सकते हैं? ये होता तो मैं कभी भी अपनी बहन की शादी उस इंसान से नहीं होने देता। पिताजी बोले, मैंने तुम्हें इसीलिए मुंबई भेजा था, ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सौम्या की शादी को अब पूरा 1 साल हो चुका था। इस दौरान सौम्या सिर्फ़ 2 से 3 बार ही घर आई थी। 1 साल बाद उसे बेटी हुई। जब हमें पता चला कि सौम्या हॉस्पिटल में है, तो हम फ़ौरन हॉस्पिटल चले गए। सौम्या की हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर का कहना था कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई है। लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, वह बहुत ही जल्दी होश में आ जाएगी। नर्स ने बच्ची उसके बाप को देते हुए बोला, मुझे बहुत अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी बच्ची सारी ज़िंदगी अपने टाँगों पर चल नहीं सकेगी। यह सुनते ही रितेश ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। इतने में डॉक्टर आए और बोले, आपके पेशेंट को होश आ गया है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। मैं, माँ और पिताजी भागते हुए कमरे में गए तो सौम्या हमें देखकर बहुत खुश हुई। सौम्या को देखकर मेरी आँखों में आँसू आ गए। तो वह बोली, भाई फ़िक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? तो मैं बोला, हाँ देखा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इतनी देर में सौम्या की सास और ससुर कमरे में आए और बड़े प्यार से सौम्या का हाल-चाल पूछने लगे। मैं यह सब देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि सौम्या भी उन्हें माँ और बापूजी ही कहकर पुकार रही थी। सौम्या अपने सास से बोली, माँ रितेश कहाँ है? और मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि रितेश कहता है कि मुझ में सौम्या का सामना करने की हिम्मत नहीं है। सौम्या अपने ससुर से बोली, बापूजी आप जाएँ और रितेश को अंदर लेकर आएँ। उसका ससुर गया और रितेश अपने साथ लेकर आ गया। शर्मिंदगी के मारे रितेश अपनी नज़र झुकाए हुए थे कि वह सौम्या का मुजरिम था, क्योंकि वह गुंडा होने के साथ-साथ नशे वाली चीज़ों का भी इस्तेमाल करता था। उसने बहुत से लोगों की बेटियों की इज़्ज़त खराब की थी और आज जब भगवान ने उसको बेटी दी, तो उसे यह एहसास हुआ कि एक बेटी अपने माँ-बाप को कितनी प्यारी होती है। उसने बहुत सी बेटियों की ज़िंदगी खराब की है। रितेश सौम्या के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उससे माफ़ी माँग रहा था कि सौम्या मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शायद आज मुझे उसी की सज़ा मिली है कि मेरी बेटी पैदाइशी अपाहिज है। वह अपने माँ-बाप से भी माफ़ी माँगने लगा, क्योंकि उसका बाप एक अच्छा इंसान था और वह कोई बुरा काम नहीं करना चाहता था। लेकिन अपने बेटे की गुंडागर्दी की वजह से वह ना चाहते हुए भी हर बुरे काम में उसका साथ देता रहा। लेकिन उन दोनों पति-पत्नी का बर्ताव सौम्या के साथ बहुत अच्छा था। वह सगे माँ-बाप की तरह उससे प्यार करते थे। रितेश सबके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आप सबका मुजरिम हूँ, लेकिन आज से मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं हर बुरा काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा। जब तक आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मेरा भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। उस दिन से रितेश ने हर बुरे काम से तौबा कर ली। जब सौम्या की बेटी 5 साल की हो गई, तो डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि वह सौम्या की बेटी बहुत जल्द अपने पैरों पर चल सकेगी। कुछ महीनों तक उसका इलाज चलता रहा और उसके बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन रितेश ने अनाथ आश्रम में खाना खिलाया। उसने हर उस लड़की से माफ़ी माँगी जिसकी उसने ज़िंदगी खराब की थी और अब वह एक अच्छा इंसान बन चुका था। आज मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। उसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है और मैं भगवान का लाख-लाख शुक्र करता हूँ कि मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में खुश है। भगवान सबकी बहनों को ऐसे ही खुश रखे। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।